ओके सो हेलो एवरीवन, बड़े दिनों के बाद सी के एक और नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं जानता हूँ बहुत टाइम से मैं कहता जा रहा हूँ फंक्शन पे आएंगे, और आज भी मैं लूप की ही वीडियो लेके आया हूँ। तो यार लूप्स थोड़े से वो होते हैं ना, एक बार हर तरीके का एक बार लूप में करा के दिखा दूं। जैसे मैंने पैटर्न प्रिंटिंग फॉर लूप से बहुत ज्यादा करवा दिया है। आज 2 या 3 मैक्सिमम में एक तो वाइल लूप के क्वेश्चन कराऊंगा, प्लस जो आपका गेट सी एच है उसका रियल मीनिंग बताऊंगा। जो भी आपको पूछते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का जवाब ये होता है कि वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है, जो शायद स्टार्टिंग में मैंने भी यही बताया था आपको अभी तक इस कोर्स में कि वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है, बट उसका एक्चुअल काम वो नहीं है। तो फिलहाल अभी हम वाइल लूप की मदद से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जैसे ही खत्म होगी हम डायरेक्ट फंक्शंस पे पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो हर रात में मैं फंक्शन पे ही बनाऊंगा, फंक्शंस, देन रिकर्जन एंड देन पॉइंटर्स एंड एरेज। पॉइंटर से पहले मैं आपको एरे करवा दूंगा, एरे के थोड़ा सा बात करेंगे पॉइंटर्स। तो फिलहाल वाइल लूप पे ये क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, nth सीरीज का सम। तो यहाँ पे आपको जैसा आप जानते हो कि जो फॉर लूप होता है ना, उसमें आपको बस n की वैल्यू लेनी होती है यूजर से, बाकी आप सब कुछ इनिशियलाइजेशन और कंडीशन में डाल देते हो। बट वाइल लूप में पता क्या होता है, वाइल लूप में एक चीज और होती है कि आपको इनिशियलाइजेशन भी ना यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो इनिशियलाइजेशन i इक्वल टू 0 मुझे पहले ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपना प्रिंट एफ डाल दूंगा। प्रिंट एफ में मैं यूजर से नंबर मांगूंगा, तो यहाँ डबल कोट्स में मैं डाल दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ n और एक बैकस्लैश n, ताकि यूजर जो है इनपुट अपना नेक्स्ट लाइन में दे। उसके बाद मैं स्कैन कर लूंगा, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, क्योंकि जो यूजर है वो ऑब्वियसली एक नंबर ही जो है एज इनपुट दे, परसेंटाइल डी, और इसको मैं स्टोर करा लूंगा m%n, यानी n में मैं इसको स्टोर करा लूंगा। अब मैं एक वाइल लूप का यूज करूंगा, वाइल कंडीशन में डालूंगा सी। यहाँ पे आपको जो एग्जिट की कंडीशन वो डालनी होती है। तो इसमें जो एग्जिट की कंडीशन होती है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप, मैं एक बार करके दिखाता हूँ इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n डाल दूंगा ना, तो क्या होगा, मैं एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। तो बेसिकली ये यूज ऐसे करना होता है, कंडीशन डालनी होती है आपको सिर्फ। प्रिंट एफ मैं करवा लूंगा यहाँ पे अपना परसेंटाइल डी, और i को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे i डाल देता हूँ। और सेकेंडली मैं i को प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो i की वैल्यू 1 पहले हो जानी चाहिए, तो मैं यहाँ ऊपर कर दूंगा i प्लस प्लस। उससे क्या है, i की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती रहेगी। फॉर लूप में ये चीज आप फॉर लूप की स्टेटमेंट्स में लिखते हो, बट यहाँ पे आपको ये लूप के अंदर कोड में लिखनी पड़ती है। तो अभी जो एक दिक्कत वाइल लूप के साथ क्या है, अभी मैंने देखो लेस देन इक्वल टू n डाला हुआ है। तो अभी क्या होगा, अगर मैं इसको एक बार रन करके देखूं, तो यहाँ पे मेरे से मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n। अगर मैं 7 डाल दूं तो सी ये 8 तक आया है, ठीक है, ये 8 तक आया है, ये 7 तक क्यों नहीं आया। अब देखो i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 नहीं आना चाहिए। तो 8 क्यों आ रहा है, देखो हमने जो है ना एग्जिट को कंट्रोल करा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे i इक्वल टू 7 पे जब ये जाएगा, जब हम इक्वल्स टू n पे रखेंगे, तो 7 यहाँ अंदर आएगा, देन i प्लस प्लस हो जाएगा और 8 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब i की वैल्यू 8 हो जाएगी, देन यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स होगी और हमारा जो लूप है वो एग्जिट होगा। तो यहाँ पे ये जो 8 आ रहा है, इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इक्वल टू नहीं लेस देन n पे ये लूप चलाना पड़ेगा। और परसेंटाइल डी के साथ मैं एक बैकस्लैश टी भी डाल देता हूँ, उससे थोड़ा सा कोड देखने में अच्छा लगेगा जो आउटपुट आएगा हमारा। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और यहाँ पे मैं n की वैल्यू डाल देता हूँ 7, तो अब देखो अब ये 7 तक आ गया है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना फॉर इसमें वाइल लूप में कंसीडर करनी पड़ती हैं, क्योंकि वाइल लूप में एक तो आप इनिशियलाइजेशन नहीं डालते हो, ऊपर से आप इसकी एग्जिट को कंट्रोल कर रहे हो, और इसमें इंक्रीमेंट आप कोड के अंदर कर रहे हो। तो इंक्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद एग्जिट के टाइम पे कंडीशन जो है वो चेक होती है। तो ये सिंपली आपकी एग्जिट कंट्रोलिंग की कंडीशन आप यहाँ पे डालते हो कि लूप को एग्जिट कब कराना है। बाकी इनिशियलाइजेशन आप कोड में पहले लिख दोगे, और जो आपका इंक्रीमेंट अगर आप कुछ कर रहे हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो वो आप यहाँ पे कोड के अंदर करोगे, ठीक है। अभी ये तो हो गया एक सीरीज के लिए कि आपको n वैल्यूज तक डिजिट्स निकालनी है, और नंबर इवन नंबर सेम चीज है, वही आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप कंडीशन यहाँ पे डाल दो nth टर्म की, तो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल जो वाइल लूप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वाइल लूप कहाँ यूज होता है, इसको मैं पहले ये कर देता हूँ। वाइल लूप बड़े अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज का रिवर्स जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंट नम एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और एक रिवर्स नम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब वैसे वेरिएबल का नाम आप ना छोटा भी ले सकते हो, मैंने लंबा ले लिया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ n लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज और है, आपको इसमें stdio के साथ साथ mat.h को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे परसेंटाइल ऑपरेटर का यूज कर रहे होगे। तो यहाँ पे मैं mat.h को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैंने mat.h को इंक्लूड कर लिया है, ताकि मैं उस चीज को यूज कर पाऊँ। अब मुझे क्या डालना है, जब तक मेरा नम बड़ा है 0 से, तब तक मुझे क्या करना है, और यहाँ पे ये n जो है इसको मैं नम बना लेता हूँ। तो जो भी मेरा नंबर होगा
वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद मुझे क्या क्या करना है, रिवर्स नंबर को इनिशियली मैं 0 रखूंगा, क्योंकि किसी भी चीज में आप 0 ऐड कर लो, कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, नम ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, नम जो आपका परसेंटाइल ऑपरेटर है ना, उसकी एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप कोई भी नंबर एज इनपुट डाल दो तो उसकी यूनिट डिजिट आपको निकाल के दे सकता है। कोई भी नंबर हो, यूनिट डिजिट क्या है, 10 से आप डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी यूनिट डिजिट आएगी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमें और लेना पड़ेगा जिसका हम नाम रख देंगे टेम्प। तो एक टेम्पररी वेरिएबल हम लेंगे, उसके अलावा एक रिवर्स्ड जो हमारा नंबर होगा वो लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते रहेंगे, जो टेम्पररी नंबर होगा वो हमारा इक्वल टू होगा, स्पेस देके डालता हूँ, इक्वल टू नम परसेंटाइल 10 के। तो आप क्या कर रहे हो, हर बार जो अपना नंबर है उसकी यूनिट डिजिट को आप टेम्परेरी में डाल रहे हो। इसके बाद हमें क्या कराना है, सिंपली जो हमारा रिवर्स नंबर होगा, रिवर्स नम, इसको हम इक्वल डाल देंगे जो भी हमारा नंबर होगा, जो ओरिजिनल नंबर होगा, जैसे यहाँ पे रिवर्स नम, इसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे 10 से, और इसमें हम ऐड कराते रहेंगे टेम्पररी को। तो किसी भी नंबर को आप जब 10 से बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो यूनिट से बढ़ के पहले टेंस में आएगा, फिर हंड्रेड्स में आएगा, फिर थाउजेंड्स में आएगा 10 की मल्टीप्लीकेशन से। तो ये हम करते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा नंबर होगा वो अब 10 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी यूनिट डिजिट निकाल चुके हो, उसके बाद अब उस लास्ट यूनिट डिजिट का कोई फायदा नहीं है। और जब भी आप डिवाइड करते हो तो आपको पता है इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देता है, तो वो जो उसकी यूनिट डिजिट होगी जो हर बार रिमाइंडर में आएगी वो उसको छोड़ देगा। तो डिवाइड बाय 10। अब ये जब हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इसके बाद हमें सिंपली क्या करवा देना है, प्रिंट करा देना है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है रिवर्स नंबर जो हमने रिवर्स कराया, तो रिवर्स नम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं टेम्पररी वेरिएबल में अपने जो भी मैं यूजर इनपुट दे रहा है उसकी यूनिट डिजिट को स्टोर करा दे रहा हूँ। फिर उस यूनिट डिजिट को मैं, जो भी मेरा रिवर्स नंबर है, पहले उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे जब पहली बार कोई भी रिवर्स नंबर के लिए जब हम पहली यूनिट को ऐड करेंगे तो रिवर्स नम इनिशियली मेरा 0 है। यहाँ आप देख सकते हो जो मेरा रिवर्स नम है वो इनिशियली 0 है, तो 0 इंटू 10 0 ही रहेगा। उसके बाद जब उसमें टेम्परेरी नंबर जुड़ जाएगा, जैसे मान लो 7, तो ये अब हो जाएगा 7, और नम को मैं डिवाइड कर लूंगा 10 से, तो जैसे 77 का रिवर्स 77 आना चाहिए। अब 77 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो नम में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे वो 7 हो जाएगा। फिर से हम परसेंटाइल 10 करेंगे, वो हमें फिर से यूनिट डिजिट दे देगा, और इस बार जो है रिवर्स वो 7 है। अब अगर मैं 7 + 7 कर दूंगा तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 पहले इंटू 10 होगा तो 70 हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो टेम्पररी नंबर है वो उसमें ऐड होगा। तो एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो मैं n की वैल्यू डालता हूँ 1 2 3, तो ये देखो मुझे रिवर्स नंबर मिल चुका है 3 2 1। इसे मैं थोड़ा सा और वो अच्छे से कर देता हूँ, रिवर्स्ड नंबर इज, यहाँ पे कॉलन लगा देंगे और एक \n डाल देंगे। उससे क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ओ एक मिनट, ये मैंने ना उसमें नहीं डालना है, मुझे इसको स्ट्रिंग में डालना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो ये जो ये चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी कलर से भी पता चलती है VS कोड में। इसके लिए आप एक, चलो मैं आपको एक एक्सटेंशन भी बता देता हूँ यहाँ हाथों हाथ इसी वीडियो में। एक एक्सटेंशन होती है इंडेंट रेनबो, ये रही मेरी डाउनलोडेड है यहाँ पे इंडेंट रेनबो। इसे आप भी डाउनलोड कर लेना। इससे क्या है ना, हर चीज़ का कलर अलग हो जाता है, तो कई बार एरर आपको अपने कलर से भी पता चल जाते हैं। तो यहाँ पे \n और परसेंटाइल डी, और अब अगर मैं इसको एक बार सेव करके रन करता हूँ, रन कोड, एंटर द वैल्यू f 1 2 3, यहाँ पे आ चुका है रिवर्स नंबर इज 3 2 1। अब ये जो मैंने आपको रिवर्स बताया है, इसका एक बहुत अच्छा यूज होता है। क्या यूज होता है? पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसका जो रिवर्स नंबर भी होता है वो ओरिजिनल के इक्वल होता है। जैसे 1 2 1, इसका जब आप रिवर्स कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1 2 1। तो 1 2 1 एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि इसे चाहे आप सीधा टाइप कर लो चाहे आप इसको उल्टा टाइप कर लो, जो आंसर है वो सेम आएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे आपने उसका रिवर्स निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ में आपको सिर्फ ये डाल देना है, यहाँ पे आप चेक करोगे, इफ कंडीशन आप डाल दोगे जो आपका नम है वो इक्वल है रिवर्स नम के, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा, टैब स्पेस डाल दूंगा। अब मैं यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है वो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इफ में मेरी सिर्फ एक ही जो स्टेटमेंट है वो जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में डाल दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा द नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, अब यही चीज मुझे इसका एक वो भी डालना है, एक और कंडीशन, जिसमें जो है ये जो नंबर है ये अगर इक्वल ना हो उस कंडीशन में क्या होगा। तो मैं इसी को एक बार कॉपी कर लूंगा, यहाँ नीचे लाके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे इक्वल की जगह मैं नॉट इक्वल लगा दूंगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल, और इसमें मैं एक स्टेटमेंट डाल दूंगा प्रिंट की, तो प्रिंट एफ, और सिंपली आपको यहाँ पे क्या डाल देना है, द नंबर इज नॉट
पैलिंड्रोम। तो ये आपका पैलिंड्रोम नंबर का हो गया। एक बार इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो वैल्यू ऑफ n में डालता हूँ 1 to 1, तो द नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम। तो भाई रिवर्स में इसका सेम आना चाहिए। ओके, तो नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम क्यों आ रहा है यहाँ पे? मेरे से एक मिस्टेक हुई है। मेरा नम यहाँ बार बार 10 से डिवाइड होता जाना है ना, तो वो जो एक कंडीशन आएगी, मेरा नम जो है वो 0 हो जाएगा। तो मुझे ये जो नम है ना, इसका एक डुप्लीकेट भी बनाना पड़ेगा। तो मुझे इसका एक डुप्लीकेट भी चाहिए। तो m%n, और यहाँ पे मैं एक चेकिंग के लिए भी ले लेता हूँ एक चेक। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, फिलहाल मुझे जल्दी जल्दी करना है तो मैं यहाँ पे वीडियो के लिए अभी चेक एक नाम का वेरिएबल बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चेक को इक्वल कर दूंगा नम के। तो मेरी नम की एक कॉपी मेरे पास और रहेगी जो कि होगा मेरा चेक वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं चेक डाल दूंगा चेक, और यहाँ पे भी हम डाल देंगे चेक कोई CHECK। अब ये कोड मेरा रन होना चाहिए। मैं इसको रन करूंगा। एंटर द वैल्यू ऑफ m 1 to 1, द नंबर इज पैलिंड्रोम। अब इसकी मेरे पास एक कॉपी होनी चाहिए थी। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं रखी थी क्योंकि मैं नम को बार बार यहाँ डिवाइड बाई 10 करता जा रहा हूँ। तो जब उसकी लास्ट यूनिट डिजिट निकलेगी तो वो 0 हो जाएगा। तो हर बार 0, अब आप 0 को तो मैच नहीं कर सकते ना रिवर्स से, तो आपको एक कॉपी भी चाहिए रहेगी उसकी जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा। ये टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे हमने परसेंटाइल हर बार यूनिट डिजिट को निकालने के लिए लिया है, और रिवर्स में हम बार बार 10 से मल्टीप्लाई करके टेम्परेरी नंबर को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हो गया रिवर्स नंबर। यहाँ पे जो है हम रिवर्स नंबर जनरेट कर रहे हैं। एक होता है रिवर्स नंबर प्रिंट कराने का। रिवर्स नंबर प्रिंट आप कैसे करते हो? बार बार परसेंटाइल डी करते जाते हो, और उसमें आप क्या करते हो, परसेंटाइल 10 को प्रिंट करवा देते हो। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया ये जनरेट करने का प्रोग्राम है वाइल लूप से। अगर कोई आपसे कहे कि प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट और जनरेट में अंतर होता है। ये वाला तो हो गया आपका जनरेशन के लिए, लेकिन अगर आपको प्रिंट कराना है तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना टेम्परेरी वेरिएबल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टेम्प को मैं हटा दूंगा, और यहाँ से भी हम टेम्प को हटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, और चेक की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम पैलिंड्रोम चेक नहीं कर रहे हैं, और इस रिवर्स नंबर की भी जरूरत नहीं है। देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आपको एक वेरिएबल लगेगा जो कि आपका नम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये चेक को मैं हटा देता हूँ, एरर है क्योंकि यहाँ पे हमने वो वेरिएबल ही हटा दिया है। अब जब तक नम ग्रेटर देन 0 है, ये डिवाइड बाई 10 तो आपको रखना ही रखना है। आपको यहाँ क्या करना है, बस एक प्रिंट एफ डाल देना है, और इस प्रिंट एफ में आपको क्या डाल देना है, परसेंटाइल डी, और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दोगे वो आप दोगे नम परसेंटाइल 10। तो इसको भी हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स नंबर जो है उसको प्रिंट करने का तरीका। तो यहाँ पे एक बार और आप यहाँ पे ये डाल दोगे, कॉपी करके प्रिंट एफ स्टेटमेंट स्कैन करने के बाद से ही आप इसको डाल दोगे। इसमें आप डाल दोगे द रिवर्स नंबर इज, द रिवर्स्ड नंबर इज। तो बस ये आपको डाल देना है, और इसके बाद आपका जो कोड है वो रन कर जाएगा, और रिवर्स नंबर यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 3 3 to 1 हो चुका है, रिवर्स नंबर 3 to 1। ये वाला जो प्रोग्राम है, बहुत से लोग इसको ही रिवर्स नंबर जनरेशन में डाल के आ जाते हैं। ये रिवर्स नंबर जनरेशन का नहीं है। इससे पहले जो मैंने प्रोग्राम लिखा था वो रिवर्स नंबर को जनरेट करने का है, लेकिन ये वाला जो नंबर है सिर्फ उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का है। तो होप आप इस चीज के डिफरेंस को समझ रहे हो। तो अगर कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि रिवर्स नंबर मुझे जनरेट करना है, तो वो पहले वाला प्रोग्राम लिखना, लेकिन कोई भी इंटरव्यूअर अगर पूछे कि मुझे रिवर्स नंबर को प्रिंट करना है, तो आप ये वाला प्रोग्राम उसे लिख कर आ सकते हो। तो ये सब तो होगी वाइल लूप की बातें। अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे गेट ch के मीनिंग के साथ। तो जो सी के कोई भी वो होता है ना प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें कंपाइलर भी शायद विजुअल स्टूडियो कोड, बहुत से जो अच्छे लोग होते हैं वो मना करते हैं, और जो लोग वैसे ही होते हैं कि हाँ चलो पढ़ लो, तो वो VS कोड ही करवा देते हैं शुरू से। मैंने भी जब स्टार्ट करा था तो मैंने टर्बो C++ से करा था। उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, और सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जब मैं रिकर्जन कराऊंगा ना, मैं टर्बो C++ में ही दिखाऊंगा, क्योंकि टर्बो C++ में आप ये भी देख सकते हो कि रिकर्जन काम कैसे कर रहा है। तो ये होता है किसी का भी पहला सी का प्रोग्राम, मेन फंक्शन के अंदर printf hello world, CLS प्रीवियस स्क्रीन का आउटपुट क्लियर करने के लिए, और गेट ch यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जो बताया जाता है हर किसी को, बट ये एक्चुअल में नहीं है। गेट ch का काम होता है इनपुट लेना। अब क्या होता है, देखो जब आपकी स्क्रीन है वो क्यों रुकती है, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए रुकती है। तो अगर आप कोई ऐसा कंपाइलर यूज कर रहे हो जैसे टर्बो C++ वगैरह, तो वहां पे गेट ch का मतलब होता है कैरेक्टर इनपुट। तो जैसे मेरा जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, जैसे मैं यहाँ पे आउटपुट लेके दिखा देता हूँ एक बार टर्मिनल में। मैंने इसको सेव नहीं किया है तो पुराने वाला प्रोग्राम ही रन हो रहा है, तो सेव। यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल करूंगा क्लियर। अभी क्लियर हो गया। अब मैं इस फाइल को रन करूंगा।
CLS के लिए वार्निंग जनरेट कर रहा है गेट CH। अब देखो ये इम्प्लिसिटी फंक्शन बता रहा है, क्योंकि ये सारे इसमें यूज करने की जरूरत नहीं होती। चलो मैं CLS को हटा देता हूँ फिलहाल। CLS वैसे आपको पता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज होता है प्रीवियस आउटपुट की। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी भी ये गेट CH पे वो बता रहा है, ये मुझे कह रहा है गेट C यूज करने को। चलो वैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, बस वो वार्निंग जनरेट हुई है। मेन तो गेट CH ही यूज होता है। वैसे मुझे नहीं पता विजुअल स्टूडियो कोड क्यों मुझे ये इंट्रूजन दे रहा है। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है ना, इसके बाद क्या होगा, आपकी स्क्रीन को रोकने का काम क्या करेगा, रोकने का काम करेगा इनपुट। गेट CH आपसे एक कैरेक्टर इनपुट के लिए रुकेगा। जो आप स्कैनफ से काम करते हो ना, वो वाला काम यहाँ पे गेट CH यूज कर रहा होगा। तो अगर आपको कोई प्रोग्रामर कोई इंटरव्यूअर ये भी पूछे ना कि हमें गेट CH का यूज नहीं कर रहा है टर्बो C++ में और स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, तो आप क्या करोगे? आप वहां पे स्कैनफ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्कैनफ और गेट CH दोनों इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं। स्कैनफ में आप मल्टीपल इनपुट ले सकते हो, इसमें कैरेक्टर इनपुट होता है। तो जब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ये काम था गेट CH का। जब मैंने एंटर प्रेस करा तो उस मेरे जो कीबोर्ड बफर है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बफर में जाता है पहले जो भी होता है, जब मैंने आपको FF का फंक्शनिंग बताई थी, तो \n एक कैरेक्टर है, \n C में एक कैरेक्टर है। तो गेट CH ने \n को कैरेक्टर इनपुट ले लिया और जो मेरी स्क्रीन है वो मेरा जो कोड है वो एग्जिट हो गया। तो जब वहां पे ब्लैक स्क्रीन आ रही होती है टर्बो C++ में आपके आउटपुट की, उसमें जब रुकी रहती है हेलो वर्ल्ड के बाद, आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे वो इनपुट ले लेगा और आपका प्रोग्राम आपके सामने से गायब हो जाएगा, क्योंकि अब प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये है गेट CH का रियल मीनिंग। तो इसका रियल मीनिंग क्या है, ये कैरेक्टर इनपुट के लिए रुका हुआ होता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो उसको अपना कैरेक्टर इनपुट मिल जाता है \n और वो प्रोग्राम को क्लोज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे फिर आगे की लाइन है रिटर्न 0 और यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाता है। तो बस यार यही था इस वीडियो के लिए। छोटी वीडियो थी, इसमें मुझे सिर्फ एक बार आपको व्हाइल लूप बताना था, पैलिंड्रोम और रिवर्स नंबर का बताना था। अब जो अगली वीडियो है वो पक्का से फंक्शंस की ही है, उसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे और जो रिकर्जन होगा वो मैं आपको टर्बो C++ में भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि टर्बो C++ में एक बैक ट्रेसिंग का ऑप्शन होता है, उसमें वो आपको दिखाता है कि जो रिकर्जन है वो काम कैसे कर रहा है। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टेक केयर।